अच्छा, 2013 जब रिएक्ट नहीं था, तब फेसबुक का जो लेआउट था ना, जो फेसबुक बना हुआ था ना, उसमें पता क्या होता था, अगर कोई आपकी पोस्ट को लाइक करता था या शेयर करता था, तो इससे होता क्या था, इससे आपका पूरा पेज रिफ्रेश होता था। एक लाइक पर आपका पेज पूरा रिफ्रेश होता है। बेसिकली उस फेसबुक के पीछे एक डॉम ट्री होता था। बहुत सौ को यहाँ पे डॉम ट्री का पता होगा कि डॉम होता क्या है। डॉम ट्री आप लोग एग्जाम में ले लें, एक ट्री है जिसमें आपके सारे काम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे अगर HTML को हम लें तो हम डॉम ट्री कह सकते हैं कि एक HTML में जैसे टैग्स होते हैं ना, पैराग्राफ, पैराग्राफ में मौजूद एक डिव, डिव में मौजूद मजीद यूआई, तो उस तरह की आप शाखे बना के एक ट्री जहन में ले आए। तो होता क्या था पहले, 2013 से पहले, कि जब कोई न्यू चेंज हमारे उसमें फेसबुक पे आता था, चेंज कहते हैं हम, मैं चेंज कह रही हूँ किसी लाइक को, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, कोई आपका पोस्ट शेयर होता है, कोई नोटिफिकेशन अगर आपके पास आती है, तो आपका वो पूरा डॉम ट्री रिफ्रेश होता था। यानी अगर आप लोग सोचें कि एक रिफ्रेश हो रहा है, तो 1000 चेंजेस पर 1000 रिफ्रेशेस होंगे। ये कितना इनफेक्टिव वे। तो इसलिए उस वक्त के डेवलपर ने एक और डॉम, एक और चीज का रिएक्ट लेकर आया। और रिएक्ट करता क्या था, रिएक्ट अपनी एक वर्चुअल डॉम बना लेता था, एक पूरी डॉम जो कि होती बिल्कुल सेम थी उससे, नॉर्मल डॉम की तरह, लेकिन फर्क ये था कि अगर उसमें कोई चेंजेस होती थी, जैसे चेंजेस हो रही है एक बटन में, चेंजेस हो रही है सिर्फ एक एरिया में, तो वो सिर्फ वही एरिया को रिफ्रेश करता था, पूरे डॉम ट्री को रिफ्रेश नहीं करता था। अगर सिर्फ एक नोड में चेंजेस हो रही है, तो चेंजेस सिर्फ एक ही नोड में होती थी। यानी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। अब अगर मैं आपको ना यही चीज दिखाऊं कि इसका मतलब क्या है, मैं जो बात कर रही हूँ उसका मतलब क्या है, तो मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करती हूँ, और एक एग्जाम्पल वेबसाइट मैंने आप लोगों को निकाली है, इसीलिए कि मैं ये चीज आपको दिखा सकूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये एक वेबसाइट है फ्लिपकार्ट की। जरा इस जगह पे देखिएगा, ये जो जगह है ना, जिसको मैंने अभी अभी सर्च किया है, अगर आप इस जगह पे नजर रखिएगा। अगर मैं इधर मोबाइल एंड टैबलेट्स पे जाती हूँ, तो देखिए एक रिफ्रेश हुआ है, ठीक है, एक रिफ्रेश। अब देन अगर मैं इधर जाके इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके रियलमी पे क्लिक कर रही हूँ, तो नो चेंज, कोई रिफ्रेश नहीं हुआ है। सेकंड इन्फिनिक्स, कोई यहाँ पे जो है वो नहीं हुआ है। ओप्पो कुछ नहीं हुआ है। ऑनर, तो आप लोग देखें कि मैं इतनी जगहों पे यहाँ पे मैं जा रही हूँ, लेकिन रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो रिएक्ट करता क्या है, रिएक्ट हमारी वेबसाइट को एफिशिएंट बनाता है, नंबर ऑफ रिफ्रेशेस को कम करता है, और हमारी कंपोनेंट ड्रिवन डेवलपमेंट के थ्रू हमारी वेबसाइट को बनाता है। क्योंकि ये हमारे ना कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपोनेंट इसमें मौजूद, MI एक कंपोनेंट, रियलमी एक कंपोनेंट। इसलिए क्योंकि कंपोनेंट बन चुके ना, तो अब मैं इधर जा रही हूँ, तो ये एक वेबसाइट का हिस्सा ही है, और ये बाहर हमारे ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका एक अपना वर्चुअल डॉम होता है, जो कि सिर्फ, यानी पूरी वेबसाइट है बेसिकली बॉडी है, बॉडी में मौजूद नेव बार है, नेव बार में मौजूद एलाइज है, एलाइज में भी मौजूद एलाइज है। तो ये क्या है, ये चेंज किसको कर रहा है, सिर्फ एलआई को ही जो है वो रिफ्रेश कर रहा है। एलआई जो कि रियलमी है, जो कि एक लिस्ट है रियलमी, उसको ही सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश कर रहा है। ये पूरे के पूरे हमारी बॉडी को रिफ्रेश नहीं कर रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, ये एक मेजर पॉइंट है, इसकी वजह से हमारे पास रिएक्ट का जो है वो सिलसिला चला, और रिएक्ट हमारे पास आई। ठीक है, अच्छा जी, तो ये एक रिएक्ट का ओवरव्यू था जो मैंने आप लोगों को देना था, और इसमें मैं आपको कंपोनेंट के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन पहले मैं HTML के कुछ टैग्स, जो कि सारे टैग्स होंगे ना, मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि बिगनर है, क्योंकि बाद में फिर ये ना हो ना कि बिगनर बोले कि हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा बाकी जिनको आता है उनके लिए ये चीज जो है वो ज्यादा रिवाइज हो जाएगी, और बाकी जिन्हें नहीं आता है वो ये चीज को जो है वो, मैंने यहाँ पे अपने नोट्स लिखती हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से चीजें लिखी हुई है। बेसिकली HTML में होता क्या है, मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्हें नहीं पता, और यहाँ मौजूद ज्यादा स्टूडेंट्स को पता होगा। ठीक है, हमारे पास HTML होता क्या है, HTML हमारे पास एक लैंग्वेज नहीं होती। एक लैंग्वेज में यूं कह रही हूँ क्योंकि मेरी बात आपको समझाने के लिए मैं एक मीडियम यूज कर रही हूँ, जो कि है उर्दू लैंग्वेज। इस तरह से हमारे ब्राउजर को हमारी बात को समझाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। यानी मुझे कोई चीज अगर अपने वेबसाइट पे प्रिंट करानी है, मैं चाह रही हूँ अपनी वेबसाइट बनाऊँ, इसमें मैं ये लिखवाऊँ, वेलकम लिखवाऊँ, माय नेम लिखवाऊँ, के लिए मुझे लिखवाने के लिए उसको टैग्स देने पड़ेंगे। टैग्स की फॉर्म में मैं अपना डाटा उसको पहुंचाऊंगी। तो मेरे पास कुछ टैग्स होते हैं जिनके थ्रू मैं अपना डाटा ट्रांसफर करती हूँ, जिनमें मौजूद हमारे पास H1 to H6 टैग्स होते हैं, जो कि हेडिंग्स के लिए होते हैं। हेडिंग्स अगर मुझे लिखवानी हो, जो कि थोड़ा सा लार्ज टेक्स्ट होता है, H1, H2, H3 मैं ये यूज कर सकती हूँ, H1 to ऑनवर्ड्स, और इसका साइज ना छोटा होता रहता है। H1 का साइज बड़ा होगा, H2 का उससे छोटा, इस तरह से ऑनवर्ड H6 तक छोटा होता रहेगा। फिर हमारे पास
पैराग्राफ का टैग होता है जो कि पी टैग होता है, जिसके थ्रू हम अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ्स लिखे हुए होते हैं ना, कि कोई अबाउट अस में आप लोग देखें तो बहुत सारे पैराग्राफ, तो वो इस टैग से यूज होते हैं। फिर हमारे पास स्पैन होता है। स्पैन टैग क्या करता है? स्पैन टैग हमारे पास एक कंटेनर होता है, वो हमारे पूरी मौजूद वेबसाइट में एक टेक्स्ट को इंडिपेंडेंट करने के लिए हम स्पैन का यूज करते हैं। ठीक है। डिव होता है हमारे पास। डिव हमारे पास एक कंटेनर होता है, कंटेनर ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि एक बड़े हिस्से को अगर हमें अपने कोड से इंडिपेंडेंट करना हो ना, तो हम उसको डिव में डाल देते हैं और उस पर अपनी चीजें अप्लाई करते हैं। यानी कि मैं कलर अप्लाई करना चाह रही हूँ सिर्फ उस हिस्से पे, पूरे वेब पेज पे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं थोड़ी देर में पूछूंगी, पहले समझा के। ठीक है। फिर हमारे पास जो बी आर आता है। बी आर का क्या काम होता है? बी आर हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का काम करता है। एच आर हमारे पास एक लाइन खींचता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग का टैग होता है हमारे पास, जो कि हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। ईएम का टैग होता है, जो कि हमारे टेक्स्ट को जो है वो इटैलिक कर देता है। फिर हमारे बी टैग होता है, ये भी बोल्ड करता है, आई इटैलिक, यू अंडरलाइन। फिर हमारे पास जो है वो लिंक्स होते हैं। लिंक्स मतलब ए टैग होता है। ए टैग ऐसा लिंक जो कि हमारी किसी और एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाए। जैसे लोग अपने अपने ए टैग्स में अपने अपने लिंक डालते हैं, फेसबुक का लिंक हो गया, यूट्यूब का लिंक हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट किसी भी वेबसाइट का, एक्सटर्नल वेबसाइट का हम लिंक जो है वो ए टैग में यूज करते हैं। फिर हमारे पास आईएमजी टैग होता है, जो कि इमेज के लिए यूज होता है। वीडियो टैग वीडियो के लिए। ऑडियो टैग ऑडियो को लगाने के लिए। सोर्स हमारा वो नेम होता है। जैसे वीडियो टैग में एक ऑप्शन होता है सोर्स में हम वो चीज लिखते हैं जिस नाम से हमारी वीडियो सेव हुई है। जैसे मैंने अपनी वीडियो सेव की है hafsa.mp4, तो मैं उस सोर्स को उस सोर्स की जगह पे लिखूंगी। फिर हमारे पास लिस्ट आइटम्स होते हैं। लिस्ट आइटम मतलब कि जब हम अपने पॉइंट्स लिखते हैं ना, कि अगर मैं लिख रही हूँ कि लिस्ट ऑफ गेम्स, फिर मैं एक लिख रही हूँ क्रिकेट, एक लिख रही हूँ फुटबॉल, एक लिख रही हूँ हॉकी, तो इन सबको यूज करने के लिए, इनको लिखने के लिए हम यूएल ओएल और एलाइज का यूज करते हैं। इसके अलावा टेबल्स के टैग होते हैं। जब हमें कोई टेबल जनरेट करना होता है तो हम उसमें टेबल टैग यूज करते हैं। उसमें टी आर होता है, टेबल रॉ का, टी डी होता है टेबल डाटा का, टी एच टेबल हेडिंग। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, इसके अंदर डीपर नॉलेज आप लोगों ने खुद लेनी है, जाके एआई से हेल्प लेनी है और सब तरह से। ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो फॉर्म्स है। फॉर्म्स में हमारे पास फॉर्म का टैग होता है। फॉर्म जिसमें हम अपने फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। इनपुट का होता है, लेबल का होता है। ये मैं सिर्फ नाम ले रही हूँ, ये आप लोग रिसर्च तो खुद करिएगा। ठीक है। अभी मैंने आपको 50% तो हेल्प कर दी है, बाकी अब आप लोगों ने खुद करनी है। इसमें फिर हमारे पास जो है वो बटन का होता है। बटन मतलब क्लिकेबल जो नहीं होता बटन, वो यूज कर सकते हैं हम। इसके बाद हमारे पास मेटा टैग होते हैं। मेटा इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे हेड टैग में मौजूद होती है। इसका भी आपके इससे कोई लिंक नहीं है, इससे आप उल्टा कंफ्यूज रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी विड्थ स्क्रीन वगैरह को जो है वो हैंडल करता है। इसके अलावा बस लिंक्स होते हैं। इस लिंक्स में हम जो है वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज, यानी अगर हम कोई सीएसएस यूज करें या फेव आइकन जो भी यूज करना चाह रहे हैं, जो कि हम बाहर से सीएसएस किसी वेबसाइट से लेके आ रहे हैं, तो हम वो यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग होता है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। स्टाइल टैग होता है जिसमें हम सीएसएस को यूज करते हैं। ठीक है। ये कुछ ओवरव्यू था जो मुझे आप लोगों को इससे रिलेटेड देना था। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना, तो पहले आप लोग वो पूछ लें। जी आमना। स्पैन का एक दोबारा बता दें। स्पैन देखें, ये होता है कि अगर मुझे अपने प्रोग्राम में से कोई एक छोटा सा वर्ड को सेपरेट करना है, जैसे कि आपका नाम मेरे अभी फिलहाल मैं आमना शुजात के नाम को जो है सिर्फ सेलेक्ट करना चाह रही हूँ और इसको ब्लू कलर देना चाह रही हूँ, सिर्फ इसी नाम को, बाकी किसी चीज को भी नहीं, तो मैं आपके नाम को स्पेन टैग में लिखूंगी और उस स्पेन टैग से मैं उसको सीएसएस में बुला के उस पर ब्लू कलर लगा दूंगी। यानी वो एक पर्टिकुलर एक वर्ड, एक छोटे से एरिया को पेज से इंडिपेंडेंट करता है। जी अहमद। मैम मैंने सिमेट्रिक टैग का पूछना था। सिमेंटिक टैग्स हमारे पास जो है वो टैग्स होते हैं जिनका हमारे बज़ाहिरी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे वेब ब्राउजर पे। यानी कि अगर कुछ टैग्स, सिमेंटिक टैग्स हमारे पास होते हैं, सेक्शन, आर्टिकल, बेसिकली ये कर क्या रहे होते हैं? ये हमारे कोडिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हम सेक्शंस की फॉर्म में अपने, जैसे मैंने एक होम पेज बनाया, उसको एक सेक्शन में डाल दिया, तो इससे हो क्या रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कोड को ऑर्गेनाइज कर रहा है। बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं, इसके बारे में आप लोग खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। इससे कोडिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि पी टैग लिख रही हूँ तो उससे पैराग्राफ लिखा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोडिंग को ऑर्गेनाइज करने में हमारी जो है वो हेल्प आउट करते हैं। तो आप लोग इसके बारे में मजीद सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक का ये नहीं है ना, ये आगे का है, लेकिन मैं फिर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी थोड़ी दे रही हूँ। जी अब्दुल रहीम। थैंक यू मिस।
जी मैम, मैंने पूछना था ये जो डॉक टाइप एचटीएमएल है मैम, ये क्या टैग है? मतलब हम जब नई फाइल बनाते हैं वहाँ पे हम डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशन डाल के नई फाइल बन तो जाती है, ये फिर क्या होता है? ये हर मतलब कि जो ये होता है वीएस स्ट्रक्चर है, ये कोड। हमारा जो है वो बस सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप बताता है एंड नथिंग एल्स। ओके, अच्छा जी, बाकी आप लोगों थैंक ने वीएस कोड सबने डाउनलोड किया हुआ होगा, लेकिन रिएक्ट आप लोगों के पास डाउनलोड नहीं होगा। तो रिएक्ट आप लोगों ने डाउनलोड करना है, उसकी मैं आप लोगों को वीडियो सेंड करूंगी। अच्छा, आज जो हमारा जो चीज थी ना वो इस पे थी कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको कंपोनेंट बताया ना। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ अपनी, और उसमें दिखाती हूँ कि कंपोनेंट्स बनाते किस तरह से, यानी कि रिएक्ट का इंटरफेस होता कैसे। वैसे तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी किसके थ्रू होगा। लेकिन अब आप लोग याद रखिए कि आप लोगों के लिए ये जो कोर्स है ये इतना हलवा होने वाला नहीं है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट वीक है जो आप लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि अगर अभी हार्ड हो गया तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो भाग जाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ये है कि आपकी डिफिकल्टी वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती रहे, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने हर चीज नहीं बताऊंगी कि अगर एक चीज पे पहुंचने के 5 तरीके हैं उनमें से एक सही है तो मैं आपको सही वाला बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आपने उन 5 तरीकों पे एक्सप्लोर करना है और फिर जाकर एक उस राइट वे पे आना है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी बहुत इसमें दिमाग दिया था, फिर जाके मुझे चीजें समझ आई थी। तो आप लोगों ने भी यही करना है। डायरेक्टली मैं आपको आपके आउटपुट पे नहीं पहुंचाऊंगी, आपने बड़ी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग इस चीज से सीखेंगे बहुत। अच्छा, बाकी मैं अपने पास ये एक फोल्डर खोल लूँ अपनी वेबसाइट का, और हम इसमें CSS का, बल्कि एक मिनट वेट। जी सॉरी, हाँ, हैंड रेज किया हुआ है आपने। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप पहले। अच्छा, फिर हम ना इसमें डॉक्यूमेंट्स, जी जी पूछे पूछे। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि रिएक्ट करने से पहले तो हम HTML CSS बूटस्ट्रैप फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड और जावास्क्रिप्ट वगैरह करते हैं। तो मतलब आप हम अब डायरेक्ट रिएक्ट ही कर रहे हैं, तो क्या आप ये जो बाकी लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स हैं ये आप हमें साथ साथ करवाएंगे? जिस तरह आपने HTML का हमें ओवरव्यू दिया वो हमने खुद सर्चिंग वगैरह करनी है। मतलब जी जी रिएक्ट जी। पे तो तभी जाते हैं ना जब हमें ये सब लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, देन हम हमारे लिए रिएक्ट करना इजी होता है। तो फिर नहीं नहीं, रिएक्ट एकदम करना इजी होगा आप लोगों के लिए। अभी जो मैं आप लोगों को पहले टास्क दूंगी ना उसमें आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे ही हाथ साफ कर रहे होंगे। कैसे? थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी, बाकी आपने AI से लेनी है, क्योंकि अगर मैं इस पे बैठ गई ना तो ये हो जाएगा बिगनर लेवल का कोड जिसमें HTML CSS, लेकिन वो साथ साथ कवर आप लोगों ने करनी है थोड़ा सा। लेकिन हम बिगनर्स के लिए ना थोड़ा सा हम लोग हाथ हल्का रखेंगे, उनको इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए ये सारी चीजें न्यू है। तो आप लोगों ने ना AI की हेल्प लेनी है, और बाकी जो क्वेश्चन बीच में आए टास्क करते हुए या जो भी, तो आपने साथ साथ जो है ग्रुप पे पूछते भी रहना है सवालिया। बाकी मैं अपनी तरफ से ना रोजाना एक क्लास ऐसी रखूंगी जिसमें आधा जो है वो बिगनर्स का होगा और आधा जो है वो हमारा जो कोर्स है उस पर रहना रहेंगे। ठीक है सवालिया? ओके मैम। ठीक है। और मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी, लेकिन पहले रिएक्ट का इंटरफेस दिखाया जाए फिर बेहतर है। अच्छा जी, तो रिएक्ट का फ्रेमवर्क होता है कुछ इस तरह से। इस तरह का हमारे पास जो है वो रिएक्ट का इंटरफेस होता है। ये फाइल से रिएक्ट खुद जनरेट करता है, कुछ मैंने जनरेट करी है, जाहिर है मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, तो इसमें कुछ जो है वो रिएक्ट खुद क्रिएट करता है। वो कैसे करता है वो आपको पता चलेगा। ये टर्मिनल ऑप्शन है ना, हम रिएक्ट से सारी बातें टर्मिनल के थ्रू करते हैं। ठीक है, अगर हमें रिएक्ट को बोलना है कि आउटपुट शो करो, हम वो भी इसको बोलेंगे npm स्टार्ट करके, ये हमें आउटपुट देगा। अगर मुझे ये फाइल, जैसे ये जो रिजल्ट हमें मुझे आउटपुट चाहिए वो मुझे इस फाइल का चाहिए ना, तो मैं इस पे लिखूंगी कमांड डायरेक्टरी cd और उस फाइल का एड्रेस, जिससे ये जो है हमारे पास
ये इस तरह से अब ये कह रहा है कि यूजर्स में एक डेल है, डेल के फोल्डर में एक डाउनलोड्स का फोल्डर है, फोल्डर में एक शेफ जीपीटी है, उसमें मौजूद एक एआई शेफ जीपीटी है, जिसका रिजल्ट मुझे चाहिए। अब एनपीएम स्टार्ट करके मैं इसको अपना आउटपुट इससे ले सकती हूँ इंटर करके। लेकिन अभी मुझे बताना सिर्फ ये था कि टर्मिनल से अभी मैं ना आप लोग की इस इंटरफेस से दोस्ती करा रही हूँ कि ये है क्या चीज। टर्मिनल के थ्रू हम इससे बातें करेंगे, हम इसको जो हमें सीडी अब अगर आप लोगों ने इसे यूज करना होगा ना टाइलमेंट सीएसएस, तो वो चीजें भी अभी होती क्या है सीएसएस, ये वो सीएसएस होती है जिसमें क्लासेस ना ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं। वो हमें बताने की जरूरत नहीं होती कि हम इस पे ये यूज कर रहे हैं। जैसे जो सीएसएस होती है वो हम खुद लिखते हैं, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड होती है जिसमें हम लोग बस उसके नेम यूज करते हैं और हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। आप लोगों को कंपोनेंट्स का मुझे बताना था कि कंपोनेंट्स क्या होता है। देखिए मैंने कंपोनेंट्स में अपनी फाइल को इस अपनी वेबसाइट को ना ब्रेक कर दिया, यानी मैंने उसको हेडर टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, टुकड़ों में जो है ना तोड़ दिया, एक हेडर में तोड़ दिया, रेसिपी लिस्ट में तोड़ दिया, सेव रेसिपी में, टैब्स में मैंने अपनी वेबसाइट को यानी कि डिफरेंट टुकड़ों में तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको हम कंपोनेंट ड्रिवन अप्रोच कहते हैं, जिसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था आज की क्लास का। अगर ये चीज इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग को पूछ सकते हैं। जी आमना, वो प्लीज रिपीट कर दें कंपोनेंट्स वाला और ऊपर वाला भी, क्योंकि वो स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, लेट शो होती है। अच्छा ठीक है, फिर मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखिए शो हो रही है आमना? मैम नो मैम। अभी भी शो नहीं हो रही? नहीं। फिर आप बताएं कब शो होगी, उसके बाद बताना शुरू करूंगी क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। हो गई अब है? हो गई है, अब हो गई है। चलिए जी ठीक है, मैंने ये बताया है कि हमारी जो ये जब हम इसमें रिएक्ट कर लेते हैं ना इंस्टॉल, तो हमारे पास कुछ फाइल्स होती हैं जो कि ऑलरेडी बनी हुई होती है। ठीक है, रिएक्ट बनाता है, लेकिन हमारा काम जो है ना वो सिर्फ सोर्स में होता है, सारा काम हम इस सोर्स में करेंगे। ठीक है, जितना भी हम काम करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको जो कंपोनेंट ड्रिवन अप्रोच बता रही हूँ उसमें होता क्या है कि हम अपनी वेबसाइट को कंपोनेंट्स यानी कि टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसमें भी थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। इससे होता ये है कि हमारी जो कंपोनेंट है वो उसमें ना हमें एक चीज को बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने अगर हेडर यहाँ लिखा है, अब मुझे ये चीज को यहाँ पे शो कराना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इधर इस फाइल में उसको सिर्फ कॉल करूंगी और वो चीज शो हो जाएगी। तो ये अप्रोच होती है जो आप लोगों ने यूज करनी होगी जब मैं आप लोगों से चीजें बनवाऊंगी। तो आपने उसमें जो है वो इसी तरह से अपने वेबसाइट को तोड़ना है, जैसे मैंने हेडर में तोड़ा है, रेसिपी में सेव रेसिपीज और टैब्स, इस तरह से आपने भी करना होगा एक कंपोनेंट फोल्डर बना के और उसमें अपनी जो फाइल है। आपके पास एआई की हेल्प बिल्कुल अलाउ होगी। एआई क्योंकि डायरेक्ट आपको ना चीजों पे नहीं पहुंचाता है, इसलिए एआई को हमने अलाउ रखा है क्योंकि वो भी आपको इतने सारे रास्ते बताएगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि कौन सा राइट वे। लेकिन आप लोग उससे बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। बाकी मैंने ये बताया था कि हम जो भी कुछ से अपनी बात करते हैं ना वो करते हैं टर्मिनल के थ्रू। ठीक है, अगर हमें कोई इस फाइल का आउटपुट चाहिए तो हम लिखेंगे npm start, और अगर हमें कोई चीज इसमें इंस्टॉल करनी होती है, जैसे काफी चीजें होती है जो हमें इसमें इंस्टॉल करनी होती है, तो हम पहले उसको इंस्टॉल करते हैं। वो क्या चीज होती है वो आप लोग को जब वेबसाइट मिलेगी देन आपको पता चलेगा। अभी आप लोगों के पास ये डाउनलोड नहीं है, आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं ये जो है आपके पास शेयर कर लूंगी। ठीक है, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो चीज़ मैंने बताई है, और बिगनर्स को भी क्लियर हो गया होगा जितना भी मैंने HTML का सारा बताया है बेसिक का। थोड़ा सा मैं यही करूंगी कि स्टार्टिंग की क्लासेस में जो आधी क्लास होगी ना वो उसमें बिगनर्स की हेल्प आउट अस्सलाम होगी। वालेकुम हफ्सा, मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी सर। अच्छा, मैंने बस एक बात करनी, फिर आप कंटिन्यू कर लेना। बस इतनी सी मैं बात करूंगा कि वेरीफाइड सर्टिफिकेशन की मुझे HR भी बता रही थी कि बच्चे जो ना वो काफ़ी क्वेश्चनिंग कर रहे थे, तो उसका सिंपल सा मैं एक आपको बात सिर्फ बता देता हूँ सबको कि वेरीफाइड सर्टिफिकेशन की जो ओरिजिनल प्राइस है ना कंपनी की, वो 1600 to 1700 के करीब पड़ती है। ठीक है, सिर्फ मेरी वजह से, यानी कि मैंने एज अ न्यू ज्वाइनिंग की थी, तो मैंने कहा स्टूडेंट्स को डिस्काउंट होना चाहिए, उसी वजह से सिर्फ 100 स्लॉट्स जो है ना वो रखी गई थी ये डिस्काउंट की। ठीक है, और ये जो स्लॉट है नियरली फिल होने वाली है, क्योंकि ये मुझे अभी तक जो HR बता रही है 10 रह गई है टोटल। ठीक है, तो ये कि इसको जितनी जल्द आप लोग जो डिजर्विंग स्टूडेंट है वो फिल कर लें तो बेहतर होगा, यानी कि जो रह गए हैं अभी तक वो काइंडली जो है ना इसको फिल कराएं ताकि उनको इसका फ़ायदा हो सके डिस्काउंट का। ठीक है, बस इतनी सी मैंने बात करनी थी। बाकी जो उसके बाद होंगे वो 1700 के करीब जो है ना उसकी कॉस्ट होगी, और 17 तारीख के बाद से कोई सर्टिफिकेट चाहे वो डिस्काउंटेड हो या दूसरा हो, वो कोई भी नहीं किसी को ऑफर होगा, यानी कि नहीं मिलेगा। एंड में जाकर कोई कहता है मैं अप्लाई करूंगा, तो इस तरह की कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। बस ये मैंने कहना था, तो बाकी आप कैरी ऑन कर लें। जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी अरसलान।
मैम वो जो आपने नोट्स बनाए हैं वो काइंडली आप सेंड कर देंगे ग्रुप में? जी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है। थैंक यू मैम। अच्छा जी, बाकी किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछते रहें जितना भी। बाकी आप लोगों ने ना रिएक्ट इंस्टॉल करके रखना है, मैं वीडियो आप लोगों के लिए एज अ गाइड शेयर कर दूंगी तो आप लोग के लिए हो जाएगा आसानी। देखिए आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ क्वेश्चन करें हैंड रेज करके आप लोग। जी तैयबा। मैम मुझे सर सर्टिफिकेट के बारे में गाइड कर दें, ये HTML मुझे सारा समझ आ गई है। किसके बारे में गाइड कर दूं? जो सर्टिफिकेट जो सर ने कहा है ना वो वाला। सर्टिफिकेट आप लोगों के पास शेयर हो चुका है। ये सर्टिफिकेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट को मिलेगा जो कि मेरिट को फॉलो करेंगे, जो कि मेरिट, क्योंकि ये सर्टिफिकेट हमारा मेरिट बेस्ड है। और वो आपके पास जो फॉर्म फिल की टाइमिंग है वो 17 तारीख तक है। और उसमें जो सर ने बताया वो ये है कि आप लोगों के लिए उन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस करें 900 समथिंग, 900 आई थिंक। तो आप लोगों ने 100 स्लॉट्स है जिनमें से HR ने ये अपडेट दी कि सिर्फ 10 रह गई हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि जल्दी उसको हासिल करें और उन स्टूडेंट्स में से बने जो कि डिस्काउंटेड डिजर्विंग स्टूडेंट है, डिस्काउंटेड सर्टिफिकेट हासिल करेगा। उसके बाद जो भी स्टूडेंट होगा वो फुल प्राइस देगा जो उसकी एक्चुअल प्राइस है 16 to 1700। ठीक है। जी अहमद। मैंने यही कहना था कि जो बिगनर्स है उनका टास्क ये है कि HTML के जो टैग्स है उनको रिसर्च करें और रिएक्ट के सब जी कंपोनेंट्स को भी। बिल्कुल रिएक्ट इंस्टॉल करके रखें बस। अभी रिएक्ट वाला मैंने टास्क नहीं दिया, कल तक आप लोगों को दूंगी और फिर आप लोगों ने करना होगा। अभी फिलहाल बिगनर्स का काम ये है कि सारा HTML जो मैंने बताया ना तो उसकी तैयारी करें। कल मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आप लोगों से। ठीक है। थैंक यू मैम। सारे बिगनर्स का टेस्ट होगा। शयान पता नहीं मैम बोल रहे हैं और माइक पे नहीं बोल रहे हैं। टर्मिनल के बारे में मैंने आपको बताया है ना कि टर्मिनल में के थ्रू हम रिएक्ट से बात करते हैं। जब हमें अपनी कोई अगर कोई इशू आ रहा होता है ना, एरर, तो वो रिजॉल्व भी हम टर्मिनल के थ्रू ही करते हैं अपना राइट कमांड लिखकर। वहां पे हम जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उस हिसाब से हमारा रिएक्ट जो है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है। शयान, यानी हमें अगर आउटपुट शो कराना होगा ना तो हम उस पर ही लिखेंगे कि हमें आउटपुट जो भी उसकी टर्मिनोलॉजी है npm स्टार्ट और कुछ इंस्टॉल करानी पड़ती है पहले JSON वगैरह करके सारी लाइब्रेरी, तो वो इंस्टॉल भी करानी होगी। वो चीज़ें क्या होंगी ये मैं कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, मैंने आपको पहली कहानी में ट्विस्ट बता दिया। जी अरमिश। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने पूछना था ये जो HTML टैग्स में div और सेक्शन के जो दो टैग्स होते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है? div टैग जो होता है उसमें हम उसको कोई ना कोई क्लास नेम देते हैं। जैसे div का मतलब ये हो गया एक कंटेनर है। div तो आप समझ गई ना कि एक कंटेनर है। अब मैंने ना यहाँ पे मौजूद 4 नेम आमना शुजात, सोलेहा मलिक, अरमिश और मोहम्मद अहमद, इन चारों को ना मैं एक साथ करना चाह रही हूँ और उन पे अपनी चीज़ें अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो मैं इनको एक div में डाल दूंगी। मैं एक div में दे दूंगी आमना का नेम भी, सोलिया का भी और अरमिश का बॉक्स भी और मोहम्मद अहमद का। और अब इस div को मैं एक नाम दे दूंगी और वो नाम मैं कंटेनर, वन, हीरो जो भी देना चाहूँ मैं दे सकती हूँ। मैंने वन दे दिया। अब मैं उस चीज को कोई ना कोई हम क्लास देते हैं। div को ना कोई क्लास देंगे, आईडी देंगे। मैंने उसको कोई क्लास दी। अब मैं CSS पे जाऊंगी और उसको वहां से बुलाऊंगी और उस पर चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन करूंगी। लेकिन जो सेक्शन है ना वो हम सिर्फ और सिर्फ उसको कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। हमने जैसे मैंने एक होम पेज है उसको मैंने एक सेक्शन में डाल दिया, फिर एक और पेज है कॉन्टेक्ट का, मैंने उसको एक सेक्शन में डाल दिया। तो ये मेरे सिर्फ और सिर्फ ना कोड को ऑर्गेनाइज कर रहा है सेक्शन वाइज। लेकिन div हमारे वर्किंग का एक बहुत अहम पार्ट है। किसी चीज़ को भी अगर हमें इंडिपेंडेंट करना होता है ना तो फिर हम उस पर div यूज करते हैं, उसको क्लास नेम देते हैं, देन उस पर CSS को अप्लाई करते हैं। ठीक है रमेश। यस मैम, थैंक यू। अच्छा जी, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। और डिस्कशन ग्रुप पता नहीं आप लोग का बना नहीं बना, लेकिन अगर नहीं बना तो फिर मैं बनवा दूंगी कि आप लोग फिर उस पे बाद में भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग पूछे। जी समन। मैम EM टैग और सोर्स टैग का बता दें एक दफा। क्या चीज? सोर्स टैग और EM टैग। सोर्स टैग और EM टैग। अच्छा, EM टैग भी जो है हमारा एक सिमेंटिक टैग कहलाता है, लेकिन वो हमारे जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा टेढ़ा इटैलिक फॉर्म में लिखता है। जैसे आपके पास नहीं होता है MS वर्ड पे इटैलिक का ऑप्शन, तो वो EM ये काम करता है। और दूसरा आपने सोर्स का पूछा तो सोर्स जो है वो एक हम टैग नहीं कहेंगे, एक प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे जब हम इमेज का टैग यूज करते हैं ना तो इमेज के टैग के साथ उसका सोर्स भी मांगा जाता है। यानी कि इमेज का टैग तो यूज हो रहा है लेकिन आप इमेज कौन सी यूज करना चाह रही हैं तो उसका सोर्स यानी कि उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, उसको हमें ना उस लिंक को, उस नेम को सोर्स में लिखना होता है ताकि हमारा वेब पेज उस चीज को एक्सेस करे।
ठीक है समन? ओके मैम। अच्छा जी, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर वरना लेफ्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम लोग कल क्लास लेंगे और कल सबके पास रिएक्ट इंस्टॉल होना चाहिए। कल आप लोगों को टास्क भी मिल जाएगा जो आप लोगों का इस वीक का होगा। और बाकी सारे बिगनर्स उनसे मैं सब टैग्स के बारे में पूछूंगी, ठीक है? तो अलर्ट रहिएगा। जी तैयबा। लेकिन जब हम सेक्शन बनाते हैं वो तो बहुत इजी वे नहीं होता नैव बार बनाने का, वरना हम एसाइड भी यूज कर सकते हैं, नैव बार भी वैसे यूज कर सकते हैं, यूएल एलआई, लेकिन सेक्शन सबसे इजी वे नहीं होता। ये डिव के साथ कंपेयर तो करने वाली चीजें मुझे लगती। जी इन्होंने, मैं भी यही सोच रही थी, सेक्शन डिफरेंट चीज है, ये चीज बिल्कुल डिफरेंट चीज है, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही सिमेंटिक टैग में आती हैं तो इसलिए मैंने उनको ये चीज क्लियर कर दी थी। इजी हो जाता है बिल्कुल। जी आमना। मैम VS कोड अलग से डाउनलोड होगा और रिएक्ट अलग से डाउनलोड नहीं होगा? नहीं VS कोड में ही आपने जो है वो टर्मिनल पे जाके इंस्टॉल करना होगा। मैं आपको वीडियो दूंगी ना गाइड की, तो आप फिर इजीली कर लेंगी। ओके ठीक है। अच्छा जी, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।